हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलके एकेडमी। मैं आकाश मेहता। आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स अप्रैल थर्ड वीक के। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज़। हमारी पहली न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली ऑपरेशन मेघदूत के 40 साल कंप्लीट हुए हैं। ऑपरेशन मेघदूत के 40 साल कंप्लीट हुए हैं। तो ये ऑपरेशन मेघदूत क्या था और किसके लिए इसको लॉन्च किया गया था, किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, उसके बारे में बात करेंगे। बराबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है फ्रेंड्स, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप इस मैप के अंदर देख सकते हो फ्रेंड्स, ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर। अगर मैं 1949 के कराची एग्रीमेंट की बात करूं, जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो डिवीजन हुआ था कराची एग्रीमेंट के अंदर, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो डिवीजन हुआ था 1949 के अंदर, बराबर ना, उस किन किन चीज़ों का डिवीजन हुआ था उसके अंदर लिखा हुआ था, बराबर ना। तो इस कराची एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ये जो सियाचिन ग्लेशियर वाला जो पार्ट है, सियाचिन ग्लेशियर वाला जो पार्ट है वो अनडिवाइडेड था। कैसा था फ्रेंड्स? अनडिवाइडेड था। ना इंडिया के द्वारा इसको लिया गया था और ना पाकिस्तान के द्वारा इसको लिया गया था, बराबर। ये एक्चुअली लाइन ऑफ कंट्रोल रखा गया था। मतलब दो देशों के बीच में एक बाउंड्री जैसा रखा गया था कि दो किसी देश का इसके ऊपर कंट्रोल नहीं रहेगा, जस्ट एक बाउंड्री था, बराबर ना। बिकॉज इसका उसका जो एटमोसफियर है वो इतना ठंडा था, मतलब नॉर्मल ह्यूमन बीइंग यहाँ पे रह ही नहीं सकता, बराबर ना, ज़्यादा देर तक, ज़्यादा दिन तक, बराबर ना। इसके लिए इसको अनडिवाइडेड रखा गया था उस टाइम पे कराची एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग, बराबर ना। पाकिस्तान ने उसके ऊपर धीरे धीरे कब्जा करना शुरू किया। पाकिस्तान ने अपनी ट्रूप्स को यहाँ पे धीरे धीरे भेजा। उसके अलावा यहाँ पे कुछ वेपन्स को डिप्लॉय किया, बराबर ना। ये अनडिवाइडेड एरिया था, ना इंडिया का था ना पाकिस्तान का था, फिर भी पाकिस्तान उसके ऊपर अपना हक जता रहा था। इसके लिए इंडियन आर्मी के द्वारा एक ऑब्जेक्टिव सेट किया गया कि हमको इस एरिया को कैप्चर करना पड़ेगा, हमको इस एरिया को कैप्चर करना पड़ेगा, बिकॉज ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये उसके जो लेफ्ट साइड में है, उसके जो वेस्टर्न साइड में है, वो पाकिस्तानी कंट्रोल कश्मीर है, पीओके। यहाँ पे पीओके वाला कश्मीर है। और उसका जो राइट साइड है, ईस्टर्न वाला पार्ट है, बराबर ना, वहाँ पे अक्साई चेन आ रहा है। अक्साई चेन, ये वाला पार्ट भी, ये वाला पार्ट भी है ना, चीन के द्वारा इंडिया के पास से लिया गया है इलीगली, बराबर ना। और ये जो पीओके है वो पाकिस्तान के द्वारा इंडिया के पास से लिया गया है इलीगली, बराबर ना। तो ये दोनों एरिया के बीच में ये जो पार्ट है सियाचिन ग्लेशियर, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होता है। बिकॉज अगर ये वाला पार्ट भी या पाकिस्तान या तो फिर चीन के पास चला जाता है, बराबर, अगर वो पाकिस्तान ले लेता है फॉर एग्जाम्पल, तो पाकिस्तान पहले भी ऐसा कर चुका है। इसके जस्ट नॉर्थ में एक वेले है, शक्सगम वेले। कौन सा वेले है? शक्सगम वेले। वो पाकिस्तान ने पहले भी अपने इंडिया के पास ये सक्षम वेले था, उसने पाकिस्तान ने उसके पास ले लिया। और ये पाकिस्तान ने ये वेले को किसको दे दिया? चाइना को दे दिया, बराबर। तो अभी इसके ऊपर कौन रूल कर रहा है? चाइना रूल कर रहा है। तो अगर इस पॉइंट की बात करें फ्रेंड्स, तो उसके नॉर्थ में सक्सकम वैली जो चाइना के द्वारा कंट्रोल है, इसके वेस्ट में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला एरिया है, इसके ईस्ट में अक्साई चेन जो चाइना ऑक्यूपाइड रीजन है, बराबर ना। मतलब ये तीनों तरफ से अलग अलग कंट्रीज के पास, जो हमारी दुश्मन देश है उसके पास उसके कंट्रोल वाले एरिया से घेरा हुआ है, बराबर ना। तो अगर ये वाला एरिया भी इंडिया के पास से चला जाएगा, तो जो हमारा जो नॉर्थ ईस्टर्न एरिया है, हमारा जो जम्मू कश्मीर है, नॉर्थ ईस्टर्न एरिया, लद्दाख वाला जो पार्ट है, वो पूरा पूरा ये पाकिस्तान और चाइना के द्वारा उसके ऊपर अटैक हो सकता है, बराबर ना। इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था फ्रेंड्स, स्ट्रेटेजिकली लोकेशन उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट था हमारे लिए। इसके लिए हमने ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च किया। ये ऑपरेशन मेघदूत हमने कब लॉन्च किया? 13 अप्रैल 1984 को लॉन्च किया, और आज इसके 40 साल कंप्लीट हुए हैं। इसके लिए वो रिसेंट न्यूज़ में है। और ये ऑपरेशन मेघदूत उस टाइम पे जो हमारे लेफ्टिनेंट जनरल थे मनोहर लाल चिब्बर, उनके लीडरशिप के अंडर में हमने इसको लॉन्च किया था। और it is one of the greatest example of the seamless coordination and synergy between the Indian Army and Indian Air Force, बराबर है। बिकॉज ये वर्ल्ड्स हाईएस्ट बैटलफील्ड था, वर्ल्ड्स हाईएस्ट लोकेशन के ऊपर ये वॉर हुआ था, ऑपरेशन मेघदूत, बराबर ना। तो वर्ल्ड्स हाईएस्ट बैटलफील्ड था, बहुत ही यूनिक था, बराबर ना। और यूनिक बैटलफील्ड को हमने अचीव कर लिया, और एंटायर सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर हमने कैप्चर कर लिया है, हमने कब्जा कर लिया है फ्रेंड्स, बराबर ना। ओके,
तो ऑपरेशन मेघदूत क्या है वो आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स, बराबर ना। ओके, तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो कराची एग्रीमेंट 1949 के अंदर हुआ था, बराबर ना, उसके अंदर सियाचिन ग्लेशियर एक अनडिवाइडेड पोर्शन था, बराबर ना। लेकिन पाकिस्तान उसके ऊपर इलीगली कब्जा जमा रहा था, इसके लिए हमने इसको कैप्चर किया, बराबर ना। ओके, और अगर मैं स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की बात करूं कि सियाचिन ग्लेशियर की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है, कि 20,000 फीट के ऊपर वो लोकेटेड है, जमीन से 20,000 फीट के ऊपर। और काराकोरम माउंटेन रेंज के अंदर ये लोकेटेड है। काराकोरम माउंटेन रेंज ध्यान में रखना है कि सियाचिन ग्लेशियर कौन से माउंटेन रेंज में लोकेटेड है, काराकोरम माउंटेन रेंज से। और सियाचिन ग्लेशियर इज नोन एज द हाईएस्ट मिलिटराइज जोन अराउंड द वर्ल्ड, बराबर नाम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इट इज लोकेटेड सो स्ट्रेटेजिकली दैट कि इट डोमिनेट्स सक्सकम वैली, जो चाइना के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। उसके नॉर्थ में सक्सकम वैली है, उसके वेस्ट के अंदर जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसमें गिलगित बल्चिस्तान आता है, बराबर ना, वेस्ट के अंदर ये आता है जो पाकिस्तान का एरिया है। उसके ईस्ट के अंदर काराकोरम पास है, काराकोरम पास उसके ईस्ट ईस्ट के अंदर है। और जैसे मैंने आपको बताया अक्साई चेन का भी जो एरिया है जो चाइना के द्वारा कंट्रोल होता है वो भी उसके ईस्ट में है, बराबर ना। इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है सियाचिन ग्लेशियर। आई थिंक आपको इस न्यूज़ में समझ में आया होगा फ्रेंड्स कि सियाचिन ग्लेशियर को हमने कैप्चर किया ऑपरेशन मेघदूत के अंडर में, 40 साल उसके कंप्लीट हुए। और ये ऑपरेशन मेघदूत को किसके द्वारा लीड किया गया था, मनोहर लाल चिब्बर, बराबर, ध्यान में रखना है। ओके, ओके, अभी बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल हम पढ़ने जा रहे हैं। और ये एक्चुअली हमारी लोकसभा के बारे में है कि 70th लोकसभा में हमने क्या क्या किया, उसके बारे में ये पूरा आर्टिकल है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखना है। तो अभी जैसे इंडियंस वेट टू इलेक्ट दर 18th लोकसभा के लिए हम इलेक्शन करवा रहे हैं अभी। 543 सीट्स के लिए बैटल हो रही है। और इसके रिजल्ट्स आने से पहले हम 17th लोकसभा में हमने क्या अचीव किया उसके बारे में बात करें। तो अगर मैं 17th लोकसभा की डिटेल एनालिसिस के बारे में बात करूं फ्रेंड्स, तो 17th लोकसभा कब का उसका टाइम पीरियड था, जून 2019 से फरवरी 2024 तक का, ये 5 साल का पीरियड था। टोटल इस 5 साल के दौरान टोटल 274 सेशंस हुए लोकसभा के। 1354 आवर्स तक उन्होंने काम किया। और एक कमेंडेबल वर्क प्रोडक्टिविटी रेट 97% वर्क प्रोडक्टिविटी रेट अचीव किया है इस लोकसभा के द्वारा, बराबर ना। लेकिन ओके, तो ये जो 17th लोकसभा है फ्रेंड्स, तो वो उसने बहुत ही क्रिटिसिज्म का सामना भी किया है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट की जो टेंडेंसी रही है इस 5 साल के दौरान, बहुत ही जल्दी बिल पास करवाए। बहुत सारे बिल ऐसे रहे कि दो दो दिन के अंदर, कुछ बिल तो कुछ घंटों के अंदर भी पास करवाए हैं, विदाउट एडिक्वेट डिबेट, देयर बाय इम्पैक्टिंग द डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग ऑफ द हाउस, बराबर ना। तो इस लोकसभा के अचीवमेंट के बारे में बात करें, क्यों उसके क्रिटिसिज्म हो रहे उसके बारे में बात करें, बराबर ना। ओके, अगर मैं अचीवमेंट्स की बात करूं फ्रेंड्स, तो अचीवमेंट्स ऑफ 17 लोकसभा के कुछ की बिल पास हुए हैं उसके बारे में बात करें। टोटल 179 बिल्स पास हुए हैं। फाइनेंस और अप्रोप्रिएशन बिल जो बजट के दौरान पास होते हैं उसको न गिन के टोटल 179 बिल्स पास हुए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और होम अफेयर्स पॉइंटेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ बिल्स, सबसे ज्यादा दो मिनिस्ट्री के, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के और होम अफेयर्स के, टोटल जितने भी बिल्स पास हुए हैं उसमें से 15% तो ये दोनों मिनिस्ट्री के ही है। उसके बाद लॉ और जस्टिस के 9% बिल्स हैं। उसके बाद हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के 9% बिल्स हैं। और उसमें से कुछ इंपोर्टेंट बिल की बात करूँ तो वुमेन रिजर्वेशन बिल बहुत इंपॉर्टेंट, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019, अपॉइंटमेंट ऑफ द सीईसी बिल 2023, थ्री लेबर कोड बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही कंट्रोवर्शियल साबित हुआ था, द डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023, थ्री फार्म लॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसको बाद में कैंसिल किया गया था, थ्री बिल्स रिप्लेसिंग द आईपीसी इंडियन पेनल कोड 1860, सीआरपीसी 1973 एंड द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, बराबर ना। आईपीसी 1860, सीआरपीसी 1973 और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को रिप्लेस करते हुए तीन बिल्स को भी पास किया था लोकसभा के अंदर इसी टाइम पीरियड के दौरान, बराबर ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बिल्स है जो आपको पता होने चाहिए फ्रेंड्स, बराबर ना। ओके, टोटल 179 बिल्स पास हुए थे इस 5 साल के दौरान, 274 सेशंस के दौरान, बराबर ना। ओके, ओके, उसके अलावा पहली बार
ये जो 70 लोकसभा थी उसके अंदर पहली बार डेप्यूटी स्पीकर का इलेक्शन नहीं हुआ था। डेप्यूटी स्पीकर थे ही नहीं पहली बार। आर्टिकल 93 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स that Lok Sabha elect a speaker and deputy speaker as soon as may be. This is the first time in the Lok Sabha did not elect the deputy speaker for its entire duration. बराबर ना? तो आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा आर्टिकल स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर इलेक्ट करना चाहिए ऐसा बता रहा है आर्टिकल 93। लेकिन पहली बार हमने इस लोकसभा के अंदर डेप्यूटी स्पीकर को इलेक्ट ही नहीं किया। बराबर ना? और बहुत सारे जैसे मैंने आपको बताया कि बिल्स पास्ट विद इन द 2 वीक्स ऑफ द इंट्रोडक्शन, बहुत सारे बिल 2-2 वीक के अंदर पास हो गए। तो मोस्ट बिल्स इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द टर्म ऑफ द 17 लोकसभा, अब हम बात कर सकते हैं 58% ऑफ द बिल्स वेर पास विद इन द 2 वीक्स ऑफ देयर इंट्रोडक्शन। 58% बिल्स मात्र 15 दिन के अंदर पास हो गए हैं। जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन बिल एंड द वुमेन्स रिजर्वेशन बिल बराबर वेर पास विद इन द 2 days ऑफ द इंट्रोडक्शन। बराबर, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल मात्र 2 दिन के अंदर पास हो गए हैं। बराबर ना? और 35% ऑफ बिल्स पास विद द लेस देन एन आवर ऑफ द डिस्कशन इन द लोकसभा। 35% बिल्स के ऊपर तो 1 घंटे से भी कम डिबेट हुआ है लोकसभा के अंदर। तो बराबर, तो ये थोड़ा सा क्रिटिसिज्म रहा है ये 17th लोकसभा का। बराबर ना? ओके। और मात्र 20% से भी कम मतलब 16% बिल्स वो कमिटीज को रिफर किए गए हैं फर्दर स्क्रूटिनी के लिए, बाकी तो ऐसे ही पास कर दिए हैं लोकसभा के अंदर। बराबर ना? राइट। ओके, तो ये चीजें ध्यान में रखनी है। बराबर। और उसके अलावा लेसर टाइम स्पेंड ऑन द बजट डिस्कशंस, बजट डिस्कशन के ऊपर भी बहुत ही कम टाइम स्पेंड किया है। ओवर द इयर्स द टाइम स्पेंड ऑन द बजट डिस्कशन इन लोकसभा हैज बीन रिड्यूस between 2019 and 2023 on average about 80% of the budget has been voted on without discussion. In 2023 the entire budget was passed without discussion। बराबर ना? तो ये मतलब विपक्ष का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो कंसीडर किया ही नहीं जा रहा है। बराबर ना? ये एक मेन मुद्दा है इस 17th लोकसभा का, ध्यान में रखना है। बराबर ना? ओके। तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में समझ में आया होगा, थोड़ा सा गीस्ट है कि क्या अचीवमेंट क्या है, कैसे बिल्स पास किए हैं और कितने बिल्स पास किए हैं, थोड़ा सा डेटा आपको पता होना चाहिए। बराबर ना? ओके। चलो, हमारे नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स, एक्सरसाइज डस्ट लिंक 2024 अभी रिसेंटली आयोजित किया गया था उज्बेकिस्तान के अंदर। बराबर ना? उसके बारे में बात करें तो एक्सरसाइज डस्टलिंग 2024 मेन मुद्दा कि ये एक्सरसाइज डस्टलिंग इंडिया कौन सी देश के साथ कर रहा है। तो इंडिया और उज्बेकिस्तान ये एक्सरसाइज डस्टलिंग को करते हैं। बराबर ना? और ये एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज से ध्यान में रखना है। और ये इंडिया और उज्बेकिस्तान अल्टरनेटिवली होस्ट करते हैं। तो इस बार जो एक्सरसाइज हुआ 2024 का वो उज्बेकिस्तान के अंदर हुआ। बराबर ना? राइट। और जो फर्स्ट एडिशन हुआ था बराबर वो उज्बेकिस्तान के अंदर ही हुआ था नवंबर के अंदर। और 5 साल पहले ये फिफ्थ एडिशन है एक्चुअली। और ये जो लास्ट एडिशन हुआ 2023 के अंदर वो इंडिया के पिथौरगढ़ के अंदर हुआ था, ध्यान में रखना है। बराबर ना? ओके। और अभी अगर मैं 2024 की बात करूँ डस्टलिंग 2024 की, तो तरमीज उज्बेकिस्तान के अंदर ये एक्सरसाइज हो रही है उज्बेकिस्तान के। और ये एक्सरसाइज का मेन ऑब्जेक्टिव है टू फोस्टर द मिलिट्री कोऑपरेशन एंड इनहेंस द कंबाइंड कैपेबिलिटी टू एग्जीक्यूट द जॉइंट ऑपरेशंस इन द माउंटेनियस एज वेल एज द सेमी अर्बन टेरेन। It would focus on the high degree of the physical fitness, joint planning, joint tactical drills and the basics of the special arm skills। बराबर, मतलब दोनों देश अपने अपनी स्किल को एक्सचेंज करेंगे, फिजिकल फिटनेस को इम्प्रूव करेंगे, जॉइंट प्लानिंग के ऊपर काम करेंगे और अपने जो जॉइंट ऑपरेशंस हैं उनको एग्जीक्यूट करेंगे ताकि वो माउंटेनियस रीजन के अंदर सेमी अर्बन टेरेन के अंदर साथ में काम कर सके। बराबर ना? ओके। तो ये इस एक्सरसाइज का मेन ऑब्जेक्टिव है जो उज्बेकिस्तान के अंदर हुआ है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 10 लिंक इंडिया और कौन से देश के बीच में होता है, ये मिलिट्री एक्सरसाइज है और इस पर उज्बेकिस्तान के अंदर हुआ था, फिफ्थ एडिशन था फ्रेंड्स। बराबर ना? ओके। चलो, ओके। हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली चाइनीज साइंटिस्ट के द्वारा वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑर्बिटर लॉन्च किया गया है दैट अलाउज स्मार्टफोन्स टू मेक द डायरेक्ट सैटेलाइट कॉल्स। बराबर ना? इसके बारे में बात करें तो आप इस आर्टिकल का स्क्रीनशॉट देख सकते हो फ्रेंड्स कि चाइना ने अभी एक सैटेलाइट लॉन्च किया दैट विल बी अलाउ द सर्टेन कैपेबल स्मार्टफोन्स टू प्लेस कॉल्स टू द अदर स्मार्टफोन्स थ्रू द सैटेलाइट कॉल्ड सैटेलाइट कॉल। बराबर ना? अभी देखो यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल आप अभी जो कॉल कर रहे हो तो वो कैसे कर रहे हो। तो मोबाइल के जो कुछ टावर होते हैं जिसको हम सेल्युलर टावर बोलते हैं, जिसको हम बेस
ट्रांस रिसीवर स्टेशन बोलते हैं, बराबर ना। तो उसका पहले आपको इंफ्रास्ट्रक्चर करना पड़ता है। ये जो टावर हो गए अगर आपके एरिया के आसपास, तो आप अच्छे से कम्युनिकेशन कर पाते हो मोबाइल के द्वारा, बराबर ना। राइट। लेकिन अभी फॉर एग्जांपल एक ऐसे टेरेन कि जहाँ पे ये टावर्स नहीं है, बराबर ना, तो वहाँ पे कम्युनिकेशन की बहुत दिक्कत होती है। लाइक जो हिली एरिया होता है भाई, जो ऐसा एरिया कि जहाँ पे बहुत रिहर्सल्स आते रहते हैं, बराबर, तो वहाँ पे कम्युनिकेशन सही से नहीं हो पाता, बराबर ना। तो ऐसी दिक्कतों को दूर करने के लिए यहाँ पे सैटेलाइट कॉल्स की बात चल रही है। सैटेलाइट कॉल्स की बात चल रही है, मतलब जो अभी स्मार्टफोन के द्वारा जो कम्युनिकेशन होगा, मोबाइल के द्वारा जो कम्युनिकेशन होगा, वो किसके माध्यम से होगा? सैटेलाइट के माध्यम से। कोई ऐसे टावर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, जिस टावर को हम क्या बोलते हैं, बेस ट्रांस रिसीवर स्टेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ना तो सेल्युलर टावर की रिक्वायरमेंट होगी। जो भी कम्युनिकेशन होगा वो सैटेलाइट के माध्यम से होगा। इसके लिए चाइना के द्वारा कुछ सीरीज ऑफ सैटेलाइट्स लॉन्च किए गए, जिसमें 3 सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं। और ये 3 सैटेलाइट का जो सीरीज है उसको नाम दिया गया है तियांगटोंग 1 सीरीज, बराबर ना। तो ये जो सैटेलाइट्स जो भेजे गए हैं वो कहाँ पे भेजे गए हैं? तो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में भेजे गए हैं। जो अर्थ के ऊपर से 36,000 किलोमीटर के ऊपर ये सैटेलाइट्स को भेजे गए हैं, बराबर ना। और अगर ये काम करना शुरू करेंगे तब एशिया पैसिफिक रीजन, एंटायर एशिया पैसिफिक रीजन फ्रॉम मिडल ईस्ट टू द स्पेस पैसिफिक ओशन, ये पूरे रीजन को कवर करेगा। ये पूरे रीजन के अंदर सैटेलाइट के माध्यम से कम्युनिकेशन हो पाएगा। जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट के अंदर रखे हैं ये तियांगकोंग 1 सीरीज के सैटेलाइट को, बराबर ना। और 36,000 किलोमीटर के ऊपर रखे हैं और पूरे रीजन को कवर करा है। कौन सा रीजन? मिडल ईस्ट से लेके पैसिफिक ओशन तक का, बराबर ना। ओके, तो ये चीज ध्यान में रखनी है, बराबर ना। ओके। ओके। और अगर मैं जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट के बारे में बात करूं, कि इट इज अ स्पेशल पोजीशन विच इज हाई अबव द अर्थ दैट अलाउज एन ऑब्जेक्ट टू कीप पेस विद द रोटेशन ऑफ आवर प्लेनेट। तो यहाँ पे हम जो भी ऑब्जेक्ट को रखते हैं ना, उसका स्पीड और अर्थ का स्पीड, दोनों का रोटेशन का स्पीड सेम होता है। तो अगर हम एक पर्टिकुलर लोकेशन की से देखें, तो ये सैटेलाइट, फॉर एग्जांपल मैंने इस सैटेलाइट को जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट पे लॉन्च किया है, मतलब एक पर्टिकुलर लोकेशन से वो सैटेलाइट हमेशा सेम दूरी पे रहेगा, उसका पोजीशन चेंज नहीं होगा, बराबर ना। तो ये जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट के ऊपर रखा गया है। कैसे रखा गया है? कि वो एशिया पैसिफिक रीजन को कवर कर सके। तो जैसे एशिया पैसिफिक रीजन जैसे जैसे घूमेगा, ऐसे ऐसे सैटेलाइट भी उतनी ही स्पीड से घूमेगा, सिंपल, बराबर ना। तो अर्थ का रोटेशन और इस ऑब्जेक्ट का रोटेशन सेम होगा इस ऑर्बिट के अंदर, इसके लिए उसको जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट बोलते हैं फ्रेंड्स, बराबर ना। ओके, ध्यान में रखना है। और अगर मैं इस सैटेलाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की अगर सिग्निफिकेंस की बात करूँ, तो एक्सेसिबिलिटी इंप्रूव होगी, सीमलेस और यूबिक्यूनस एक्सेस होगा कम्युनिकेशन का, बराबर ना। उसके अलावा कंटिजेंसी में प्लानिंग कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला कि बहुत जो डिजास्टर वाला जो एरिया होता है, बराबर, जहाँ पे सिग्नल्स की बहुत दिक्कत होती है, बराबर, ये टावर वाले कंस्ट्रक्शन के अंदर, तो वहाँ पे ये दिक्कत नलीफाई की जाएगी, बराबर ना। मिलिट्री और डिफेंस एप्लीकेशंस भी बहुत काम में आएगा। नेविगेशन, सर्वेलियंस, इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए बहुत काम में आएगा ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। कुछ कंसर्न्स भी उसके साथ एसोसिएटेड है कि स्पेस डेब्रिस भी बढ़ेगा, क्योंकि इस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के लिए हम स्पेस में सैटेलाइट्स भेज रहे हैं जो स्पेस में कचरा करेगा, बराबर ना। ऑर्बिटल कंजेशन बढ़ेगा। रेगुलेटरी एंड गवर्नेंस चैलेंजेस दिक्कत होगी, बराबर ना। इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन और लाइबिलिटी बहुत बढ़ानी पड़ेगी हमको। साइबर थ्रेट का बहुत ही बड़ा चैलेंज रहेगा उसके सामने, जामिंग, स्पूफिंग का वगैरह वगैरह। तो कुछ कंसर्न्स भी उसके साथ एसोसिएटेड है, बराबर ना। ओके। और अगर मैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की अगर मैं इंडिया के बारे में बात करूँ, तो इंडिया में भी इम्प्लीमेंट हो चुका है, लेकिन इंडिया में अभी जनरल पर्पस एप्लीकेशन के लिए नहीं हुआ है। पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन के लिए, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन के लिए सैटेलाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इंडिया के अंदर यूज किया जाता है। अंडर द टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023, सैटेलाइट कम्युनिकेशन कंपनीज कैन गेट स्पेक्ट्रम विदाउट ऑक्शन फॉर द पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन, बराबर ना। कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही हम सैटेलाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने लाइसेंस इशू किए हैं। कौन से लाइसेंस इशू किए हैं? GMPCS, ग्लोबल मोबाइल पर्सन कम्युनिकेशन बाय सैटेलाइट। ये लाइसेंस जिसके पास होगा वही पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन कर पाएगा सैटेलाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से, अकॉर्डिंग टू द टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023, बराबर। तो बहुत सारी जो हमारी कंपनीज है, भारतीय ग्रुप, रिलायंस ग्रुप, बराबर, उसने ये लाइसेंस को अचीव किया है फ्रेंड्स, बराबर ना। ओके, तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में अच्छे से समझ में आया होगा फ्रेंड्स। ओके।
ओके, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि इंडिया पोस्ट ने अभी ओपन किया है थर्ड पोस्ट ऑफिस इन द एंटार्क्टिका। बराबर ना, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, उसके बारे में बात करें। तो अगर मैं इस न्यूज़ के बारे में बात करूं फ्रेंड्स, तो इंडिया पोस्ट ओपन अ पोस्ट ऑफिस एट इट्स भारती स्टेशन इन एंटार्क्टिका। तो इंडिया का जो रीजन है जिसको हमने नाम दिया है भारतीय स्टेशन, वहां पे हमने इस पोस्ट ऑफिस के ब्रांच को ओपन किया है। और दिस इनोग्रेशन इज कोइंसाइड विद द 24th फाउंडेशन डे ऑफ द नेशनल सेंटर फॉर द पोलर एंड ओशन रिसर्च गोवा। तो नेशनल सेंटर फॉर द पोलर एंड ओशन रिसर्च गोवा, जो गोवा के अंदर ये सेंटर है, उसका 24th फाउंडेशन डे के सेलिब्रेशन के दौरान ये पोस्ट ऑफिस का इनोग्रेशन किया गया। अभी भी एंटार्क्टिका के अंदर हमारे दो इंडियन पोस्ट के ब्रांचेस हैं। कहाँ कहाँ पे? दक्षिण गंगोत्री स्टेशन 1984 के अंदर इसको एस्टैब्लिश किया गया था, और मैत्री स्टेशन 1990 के अंदर इसको एस्टैब्लिश किया गया था। और अभी हमने रिसेंटली भारतीय स्टेशन वहाँ पे बनाया है, वहाँ पे ये पोस्ट ऑफिस की ब्रांच ओपन की गई है, बराबर ना। और अगर मैं इंडिया पोस्ट की बात करूँ तो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर में आता है। टोटल 1,55,000 पोस्ट ऑफिस का ये नेटवर्क है, और ये मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड पोस्टल नेटवर्क इन द वर्ल्ड है, बराबर ना। ओके, तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में समझ में आया होगा। बहुत सिंपल न्यूज़ है। इंडिया पोस्ट ने एंटार्क्टिका के अंदर अपनी थर्ड ब्रांच ओपन की है भारतीय स्टेशन के अंदर। पहली ब्रांच दक्षिण गंगोत्री 1984, दूसरी ब्रांच मैत्री स्टेशन 1990 के अंदर, बराबर ना। ओके, चलो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स के बारे में, उसके बारे में बात करें। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिसेंटली ग्रीन लाइटेड इन्वेस्टमेंट इन द कंट्रीज सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो आरबीआई ने अभी रिसेंटली ग्रीन लाइट दी है, अनुमति दी है कि सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स है जो इंडिया के, बराबर ना, जो भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किए गए हैं, उसके अंदर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर सकते हैं, बराबर ना। तो ये सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड क्या होता है, इसके बारे में समझें। तो आपको पता होगा फ्रेंड्स, बॉन्ड्स बॉन्ड्स क्या है? एक डेब्ट सिक्योरिटी है, एक डेब्ट सिक्योरिटी है। फॉर एग्जांपल, अगर सरकार को पैसे की रिक्वायरमेंट है तो वो एक बॉन्ड इश्यू करता है। सरकार एक बॉन्ड इश्यू करती है, उसके ऊपर लिखा होता है कि फॉर एग्जांपल ये 10 करोड़ का बॉन्ड है, 10 करोड़ का बॉन्ड है, 5 साल का उसका मैच्योरिटी पीरियड है, और उसके अंदर जो भी इन्वेस्टमेंट करेगा उसको 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। तो एक पेपर होता है जो डेब्ट सिक्योरिटी है। डेब्ट सिक्योरिटी का मतलब कि पैसे की रिक्वायरमेंट होने की वजह से ये सिक्योरिटी लॉन्च की गई है, तो लोग इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। और 5 साल का मैच्योरिटी पीरियड है फॉर एग्जांपल, तो और 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। तो जो लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे उसको 5 साल के बाद 10 करोड़ तो फॉर एग्जांपल वापस मिलेगी मिलेंगे, और 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिलेगा, बराबर ना। और ये जो बॉन्ड है वो सरकार के द्वारा इशू किए जाते हैं, तो उसको बोलते हैं सॉवरेन बॉन्ड्स, सॉवरेन बॉन्ड्स। और अगर ये बॉन्ड्स के लिए जो पैसे इकट्ठे किए गए हैं बॉन्ड्स के माध्यम से, अगर वो पैसे एनवायरमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट्स के अंदर अगर यूज किए जाते हैं, तो ऐसे बॉन्ड को बोलते हैं सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स। क्या बोलते हैं? सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स। तो बॉन्ड्स होते हैं एक डेब्ट सिक्योरिटी, पैसे की रिक्वायरमेंट है, आप एक इंस्ट्रूमेंट इश्यू करो, लोग आपके अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ वो पैसा पर्टिकुलर पीरियड के बाद वापस देना है, बराबर। सॉवरेन बॉन्ड किसको बोलते हैं? अगर ये बॉन्ड सरकार के द्वारा इशू किए गए तो उसको बोलते हैं सॉवरेन बॉन्ड। लेकिन अगर ये बॉन्ड का पैसा एनवायरमेंट के अंदर यूज किया गया है तो ऐसे बॉन्ड को बोलते हैं सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड, बराबर ना। तो सरकार ये बॉन्ड से जितना भी पैसा जनरेट होगा वो कहाँ पे यूज करेगी? एनवायरमेंट के अंदर, बराबर ना। तो आई थिंक आपको सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड के बारे में पता चला होगा फ्रेंड्स। ओके, तो बजट 2022-23 के अंदर इस सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड को अनाउंस किया गया था, बराबर ना। और ये सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड को जो जो फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग हम इश्यू करते हैं, वो जो फ्रेमवर्क है वो किसके ऊपर बेस कर रहा है? इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट एसोसिएशन, इस फ्रेमवर्क के ऊपर वो बेस कर रहा है, बराबर ना। उसके अंदर जो प्रिंसिपल्स रूल्स रेगुलेशन लिखे हैं उसके अकॉर्डिंग में बॉन्ड को इश्यू करते हैं, बराबर ना। राइट। तो ये बॉन्ड का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है ये बॉन्ड इशू करने का गवर्नमेंट का? तो एनर्जी एफिशिएंसी को इंकरेज करना, उसके अलावा कार्बन एमिशन को कम करना, ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करना, प्रमोट क्लाइमेट रेजिलियंस एंड और एडेप्टेशन को इम्प्रूव करना, इम्प्रूव द नेचुरल इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी। तो ये सब ऑब्जेक्टिव से गवर्नमेंट ये सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड इशू करती है, बराबर ना। राइट। और यहाँ पे ऐसा बोला गया है इस फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग कि अगर जितना भी पैसा सरकार के द्वारा रेज किया जाता है वो सभी पैसा सरकार को पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर 12 महीने के अंदर इन्वेस्ट कर देना पड़ेगा। और अगर फॉर एग्जांपल कोई कारणवश वो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट नहीं कर पाता तो
वो वो पैसा नेक्स्ट 24 महीने के अंदर कोई दूसरे सेम प्रोजेक्ट के अंदर इसको इन्वेस्ट कर देना पड़ेगा, उसके अंदर कोई फ्रॉड नहीं होना चाहिए, बराबर ना। वो ऐसा इस फ्रेमवर्क के अंदर लिखा हुआ है, बराबर ना, राइट। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इफ एलिजिबल ग्रीन प्रोजेक्ट इज पोस्टपोन और कैंसल इट विल बी रिप्लेस्ड बाय द अनदर एलिजिबल ग्रीन प्रोजेक्ट, बराबर ना, ध्यान में रखना है। ओके। और किस तरीके से इस इन ग्रीन प्रोजेक्ट्स को इवोल्यूट किया जाता है, किस तरीके से उनको रिपोर्ट किया जाता है, उसके बारे में बात करें कि भाई सरकार क्या ऐसे ही पैसा जनरेट कर देगी कि भाई हमको ये ग्रीन प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है, हमको पैसा चाहिए, नहीं। वो ग्रीन प्रोजेक्ट को इवोल्यूट करने के लिए कि वो एलिजिबल है कि नहीं ये ग्रीन बॉन्ड को इश्यू करने के लिए, उसके लिए यहाँ पे एक कमेटी बैठाई गई है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने कमेटी बैठाई है जिसका नाम है ग्रीन फाइनेंस वर्किंग कमेटी, जिसके अंदर रिलीवेंट मिनिस्ट्रीज के लोग हैं, और इसको चेयर किया जाता है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के द्वारा। तो ये कमेटी इवोल्यूट करती है कि जो सरकार सरकार जो ग्रीन प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, क्या वो एलिजिबल है कि नहीं बॉन्ड इश्यू करने के लिए, वो इवोल्यूट करती है, बराबर ना। ओके। फॉर एग्जाम्पल कोई मिनिस्ट्री के अंडर में ये प्रोजेक्ट आता है, तो वो मिनिस्ट्री को पैसा चाहिए उस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने का, तो वो मिनिस्ट्री अपनी इस प्रोजेक्ट को ये कमेटी को सौंपेगी, बराबर। ये कमेटी इवोल्यूट करेगी और ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए पैसा कलेक्ट करने की अनुमति देगी, बराबर ना। जैसे ये कमेटी अनुमति देगी, बराबर ना, तो वो अनुमति कहाँ पे जाएगा, बजट डिवीजन के अंदर, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री जो बजट अलोकेट करती है उसके अंदर जाएगी, बराबर ना। फिर बजट के अंदर उसका अलोकेशन डिक्लेयर किया जाएगा, और उसके बाद आरबीआई को बोला जाएगा कि भाई आपको ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स के लिए ग्रीन बॉन्ड इश्यू करने हैं। तो आरबीआई गवर्नमेंट के बिहाफ से ये सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड इशू करती है। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स के लिए एलिजिबल है कि नहीं, वो कौन डिसाइड करता है, तो ये कमेटी डिसाइड करती है। कौन सी कमेटी, ग्रीन फाइनेंस वर्किंग कमेटी। ये ग्रीन फाइनेंस वर्किंग कमेटी अपना रिपोर्ट बजट डिवीजन को देता है, जहाँ पे फाइनेंस मिनिस्ट्री बजट के अंदर उसका अलोकेशन करती है। फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री आरबीआई को बोलेगी कि आप सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड इशू करो गवर्नमेंट के बिहाफ से, बराबर ना। फिर लोग उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, पैसा आता है, और 12 महीने के अंदर ही वो पैसा सरकार को कोई ना कोई प्रोजेक्ट के अंदर, रिलेटेड प्रोजेक्ट के अंदर उसको इन्वेस्ट करना होता है, बराबर ना, राइट। ओके। तो गवर्नमेंट के बिहाफ से कौन इशू करता है सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड को, आरबीआई इशू करता है, बराबर, वो ध्यान में रखना है। ओके। तो आई थिंक आपके इस न्यूज़ के अंदर समझ में आया होगा फ्रेंड्स। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ फ्रेंड्स का अभी रिसेंटली इंडियन डिलीवर किया फर्स्ट बैच ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल। किसको डिलीवर किया फ्रेंड्स, फिलीपाइंस को। इस न्यूज़ के बारे में देखें, ब्रह्मोस मिसाइल क्या है उसके बारे में भी देखेंगे। तो न्यूज़ क्या है फ्रेंड्स कि इंडिया डिलीवर द फर्स्ट बैच ऑफ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल टू द फिलीपाइंस ऑन फ्राइडे। अभी एक्चुअली जनवरी 2022 के अंदर इंडिया और फिलीपाइंस के बीच में एग्रीमेंट हुआ था, $375 मिलियन का एक डील हुआ था कि फिलीपाइंस इंडिया के पास से ब्रह्मोस मिसाइल परचेस करेगी। कितने मिलियन डॉलर का एग्रीमेंट हुआ था फ्रेंड्स, $375 मिलियन का एग्रीमेंट हुआ था, बराबर ना। और ये एग्रीमेंट होने के बाद और ये डिलीवरी करने के बाद फिलीपाइंस बिकम द फर्स्ट कस्टमर कि जिसने इंडिया के पास से ब्रह्मोस मिसाइल परचेज किया है, बराबर ना। ओके। और ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है आपको पता होगा फ्रेंड्स, इंडिया और रशिया के जॉइंट वेंचर के द्वारा ये मिसाइल को हम बनाते हैं, और फिलीपाइंस फर्स्ट कस्टमर है, फॉरेन कस्टमर, कि जिसने ब्रह्मोस मिसाइल को परचेज किया है, बराबर ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। $375 मिलियन का एग्रीमेंट हुआ था इंडिया और फिलीपाइंस के बीच में कि फिलीपाइंस परचेस करेगा ब्रह्मोस मिसाइल को, और जनवरी 2022 के अंदर ये एग्रीमेंट हुआ था, बराबर ना, राइट। और ये जो एग्रीमेंट हुआ था और ये जो डिलीवरी हुआ ब्रह्मोस मिसाइल का इंडिया के द्वारा फिलीपाइंस को, तो ये जो डिलीवरी हुआ है वो कब हुआ है कि जब फिलीपाइंस और चाइना के बीच में एबनॉर्मल सिचुएशन चल रही है, उस समय में डिलीवरी हुआ है, बराबर ना। एक्चुअली फिलीपाइंस और चाइना के बीच में ऑलरेडी साउथ चाइना सी के ऊपर कुछ डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, बराबर ना। अगर आपको पता हो फ्रेंड्स, ये चाइना है, यहाँ पे फिलीपाइंस है, बराबर ना। ये बीच में साउथ चाइना सी है, बराबर। तो चाइना क्या क्लेम कर रहा है कि ये साउथ चाइना सी के अंदर जितने भी आइलैंड्स है ना, वो चाइना का एरिया है, बराबर ना। और फिलीपाइंस क्लेम कर रहा है कि ये जो उसके आसपास के जो उसके कोस्टल एरिया के आसपास के जो आइलैंड्स हैं वो फिलीपाइंस के अंदर आ रहा है। तो इसके लिए चाइना और फिलीपाइंस के बीच में ऑलरेडी डिस्प्यूट चल रहा है, और ऑलरेडी उनके बीच में टेंशन की सिचुएशन चल रही है, और उसी समय में ये ब्रह्मोस मिसाइल का डिलीवरी इंडिया ने फिलीपाइंस को किया है, बराबर ना, राइट। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। उसके अलावा साउथ चाइना सी, चाइना और फिलीपाइंस के बीच में एक टेंशन का मुद्दा है, वो भी ध्यान में रखना है, बराबर ना। ओके। और जब ये एग्रीमेंट हुआ था जनवरी 2022 के अंदर, उसके बाद जनवरी 2023 के अंदर
बराबर। जनवरी 2023 से लेके 11 फरवरी 2023 तक 21 फिलीपाइंस नेवी पर्सनल को ट्रेनिंग दी गई थी कि किस तरीके से ब्रह्मोस मिसाइल को ऑपरेट करना है, किस तरीके से उसका मेंटेनेंस करना है, ये सब ट्रेनिंग दी गई थी, बराबर ना। तो लगभग 3 महीने की ट्रेनिंग थी और उसी ट्रेनिंग के पार्ट के रूप में ब्रह्मोस मिसाइल को वहां पे डिलीवर किया है, बराबर ना। राइट। और अगर मैं ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में बात करूं फ्रेंड्स, तो ब्रह्मोस इज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन द डीआरडीओ, जो इंडिया की संस्था है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और रशिया की जो एनपीओ, ये दोनों संस्था का जॉइंट वेंचर है, बराबर ना। और ये ब्रह्मोस जो नाम रखा गया है मिसाइल का, वो किसके नाम के ऊपर रखा गया है, तो इंडिया और रशिया की नदी, बहुत इंपॉर्टेंट नदी, इंडिया की ब्रह्मपुत्र नदी और रशिया की मॉस्कवा नदी, ये दोनों के नाम से ब्रह्मोस मिसाइल का नाम रखा गया है, ध्यान में रखना है, बराबर ना। दिस मिसाइल इज कैपेबल ऑफ बीइंग लॉन्च फ्रॉम लैंड, सी, सब सी एंड एयर अगेंस्ट द सरफेस एंड सी बेस्ड टारगेट, बराबर ना। तो सरफेस या तो फिर सी बेस्ड टारगेट को अचीव करना है, तो इस मिसाइल को कोई भी लैंड के ऊपर से, सी के ऊपर से, एयर के ऊपर से भी आप उसको लॉन्च कर सकते हो, बराबर ना। जब इसको पहली बार बनाया गया तब उसका रेंज था 290 किलोमीटर, लेकिन अभी उसका रेंज 600 किलोमीटर से भी ज़्यादा हो गया है, बराबर ना। तो ऐसी ब्रह्मोस मिसाइल को परचेज करने वाला पहला देश कौन सा बना है फ्रेंड्स, फिलीपाइंस बना है, ध्यान में रखना है, बराबर ना। ओके। और अगर मैं बात करूँ कुछ ही समय के पहले की बात है, हमने लास्ट सेक्शन में भी कवर किया था कि हमारे जो डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा एक डेटा लॉन्च किया गया था कि भारत का जो एक्सपोर्ट है डिफेंस डिफेंस का, वो फाइनेंशियल 2024 में कितना रहा है, 21,000 करोड़ रहा है, जो अभी तक का सबसे हाईएस्ट है। 32.5% ग्रोथ फाइनेंशियल 2023 के कंपैरिजन में देखने को मिला था। और ये एक्सपोर्ट अभी धीरे धीरे बढ़ ही रहा है। और खास करके जो जैसे हमारी टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है डिफेंस सेक्टर के अंदर, हम और ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे, बराबर। और इंडिया की इकोनॉमी में डिफेंस सेक्टर बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन करेगा, ऐसा माना जा रहा है फ्रेंड्स, बराबर ना। ओके। आई थिंक फ्रेंड्स आपको इस न्यूज़ में अच्छे समझ में आया होगा कि इंडिया ने अपनी पहली बैच ब्रह्मोस मिसाइल की डिलीवर की है फिलीपाइंस को। 2022 के अंदर एग्रीमेंट हुआ था, 2023 के अंदर ट्रेनिंग प्रोवाइड की हमने फिलीपाइंस के नेवी पर्सनल को, और अभी हमने डिलीवर किया है, बराबर ना। ओके। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि 3 न्यू आर्कोलॉजिकल साइट्स को अभी डिस्कवर किया गया तेलंगाना के अंदर, बराबर ना, उसके बारे में बात करें तो एक्चुअली ये हेडलाइन से ज़्यादा ये आर्कोलॉजिकल साइट्स कौन से एज की है, वो हमको यहाँ पे ज़्यादा उसके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ, आयन एज के बारे में बात करूँ फ्रेंड्स, तो आयन एज वॉज अ पीरियड इन द ह्यूमन हिस्ट्री दैट स्टार्टेड बिटवीन द 1200 बीसी एंड 600 बीसी, बराबर ना। अभी ये यहाँ पे ये बीसी का मतलब क्या है फ्रेंड्स, बिफोर क्रिस्ट, मतलब अभी हमारा 2024 चल रहा है, 2024 चल रहा है। तो 2024 तो हमको पीछे जाना ही है, 2024 साल तो पीछे जाना ही है, और उसके 1200 साल पहले, इसके 1200 साल पहले से इसके 600 साल पहले की बात चल रही है, बराबर ना। बराबर, मतलब अल्टीमेटली अगर मैं बात करूँ ना, तो यहाँ पे 2600 से 3200 के साल पहले की बात चल रही है, बराबर ना। अप्रोक्सीमेटली 3000 साल पहले की बात चली है। और 3000 साल पहले कौन सा एज था, आयन एज। मतलब आयन एज का मतलब उस समय आयन की डिमांड ज़्यादा थी, आयन के ऊपर टेक्नोलॉजी ज़्यादा डेवलप हो रही थी, बराबर ना। और ये एज को हम आयन एज बोलते हैं। कौन सा पीरियड है, बराबर, आज से 3000 साल के आसपास का पीरियड है आयन एज, बराबर ना। राइट। आयन एज की शुरुआत अफ्रीका, यूरोप और एशिया के अंदर हुई थी, बराबर ना। राइट। और अमेरिका में आयन एज नहीं देखने को मिला था, लेकिन आयन एज की शुरुआत सबसे ज़्यादा कहाँ पे उसका कॉन्सेंट्रेशन देखने को मिला था, अफ्रीका, यूरोप और एशिया के अंदर, बराबर ना। तो ये समय की 3 आर्कोलॉजिकल साइट मिली है तेलंगाना के अंदर, पर इसके लिए वो रिसेंट न्यूज़ में है, बराबर ना। राइट। तो कौन सी साइट है, क्या है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको आयन एज के बारे में जानना जरूरी है। कब का टाइम पीरियड हम आयन एज मानते हैं, आज से 3000 साल पहले का टाइम पीरियड जो है वो हमारा आयन एज है, बराबर ना। आयन एज से पहले सबसे पहले था कोपर एज, कोपर एज के बाद आया ब्रॉन्ज एज, और ब्रॉन्ज एज के बाद कौन सा आया फ्रेंड्स, आयन एज, ध्यान में रखना है, बराबर ना। ओके। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि आयन एज ने किसको रिप्लेस किया, ब्रॉन्ज को रिप्लेस किया, बराबर ना। ओके। और द यूज ऑफ आयन ब्रॉट important चेंजेस टू द पीपल्स लाइव्स, बराबर ना। और तुर्की बिफोर स्प्रेडिंग टू द अदर्स यूरोपियन कंट्री, तो आयन वर्क को सबसे ज्यादा स्प्रेड किसके द्वारा किया गया, तुर्की के द्वारा, बराबर। सबसे ज्यादा आयन कहाँ पे देखने को मिला, तुर्की के अंदर, ध्यान में रखना है, बराबर ना। ओके। के पीपल यूज आयन टू मेक द स्ट्रॉन्ग टूल्स विच मेड फार्मिंग इजियर, बराबर ना। फार्मर्स आयन का यूज करके आड़ बनाते थे, आड़ का मतलब एक आयन प्लो बनाते थे, बराबर ना, टू टर्न ओवर देयर फील्ड्स, बराबर ना। दिस वेर मच मोर एफिशिएंट देन वुडन और ब्रॉन्ज प्लोस, बराबर ना। तो आयन एज के द्वारा
बहुत सारा रिवोल्यूशन आया कंपेयर टू द ब्रॉन्ज एज के कंपैरिजन का अगर हम करें तो, बराबर ना। ओके। तो अगर मैं बात करूँ तो आयन का उपयोग आर्मी के द्वारा, उसको सोल्जर्स के द्वारा भी किया जाता था वेपन्स बनाने के लिए। उसके अलावा किंग्स और अदर रूलर्स भी आयन का यूज़ एज अ ग्रेट पावर उन्होंने गेन किया आयन का यूज़ करके। आयन का यूज़ करके बहुत सारी टेक्नोलॉजीज भी डेवलप हुई, लाइक फोर्ट बनाने का शुरू हुआ, ब्रिज बनाने का शुरू हुआ, बराबर ना। फिर ह्यूमंस डग डीप माइंस इन द ग्राउंड टू फाइंड सॉल्ट एंड अदर वनरेबल मिनरल्स, बराबर। तो आयन का यूज़ करके ह्यूमंस के द्वारा खूब सारी माइनिंग की गई, बहुत सारा सॉल्ट को फाइंड किया गया, बहुत सारे वैल्यूएबल मिनरल्स को फाइंड किया गया आयंस का यूज करके। तो ये आयन एज के अंदर बहुत सारी तरक्की की ह्यूमन के द्वारा, बराबर ना। ओके। और आयन एज का जो एंड हुआ ना वो कब हुआ, द आयन एज इज अ पार्ट ऑफ द प्री हिस्ट्री। जब ह्यूमंस ने लिखने का शुरू किया था उसके पहले की बात चली, इतिहास के पहले की बात है आयन एज, बराबर ना। ह्यूमंस ने राइटिंग लिखना शुरू किया उससे पहले का एज है, बराबर ना। देयरफॉर द आयन एज एंडेड वंस राइटिंग बिकम वाइड स्प्रेड। तो जब जैसे ही लिखना शुरू हुआ तब आयन एज खत्म हो गया फ्रेंड्स, बराबर ना। ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले कॉपर एज, उसके बाद ब्रॉन्ज एज, उसके बाद आयन एज, और उसके बाद राइटिंग लिखना शुरू हुआ। तो ये सब प्री हिस्ट्री का पार्ट है, बराबर ना। इतिहास के पहले का पार्ट है। ओके, राइट। तो ये जो 3 आर्कियोलॉजिकल साइट्स अभी डिस्कवर हुई तेलंगाना के अंदर, वो कौन से एज की मानी गई है, आयन एज की मानी गई है, बराबर ना। ध्यान में रखना है। ओके, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स, वर्ल्ड हेरिटेज डे 2024 के बारे में, बराबर ना। तो यहाँ पे एक्चुअली वर्ल्ड हेरिटेज डे के ऊपर एक रिपोर्ट आया। रिपोर्ट के अंदर क्या लिखने को मिला, यूनेस्को जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का कंजर्वेशन करता है, बराबर ना। तो उसके ऊपर कुछ एलिगेशंस लगे। उसके ऊपर एलिगेशंस क्या लगे कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के ऊपर, जो साइट को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया जाता है, वहां से वहां के इंडिजिनियस पीपल को निकाल देता है, बराबर ना। जो लोग उसकी रक्षा करते हैं, जो लोग के वो पहचान है, बराबर ना, वो साइट के ऊपर से वो इंडिजिनियस पीपल को निकाला जा रहा है यूनेस्को के द्वारा। ये रिपोर्ट आया वर्ल्ड हेरिटेज डे के ऊपर, बराबर ना। उसके बारे में बात करें तो अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आया है, सर्वाइवल इंटरनेशनल रिपोर्ट। उसके द्वारा हाईलाइट किया गया है कि 6 यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, वहां से इंडिजिनियस पीपलों को निकाला जा रहा है, बराबर ना। राइट। तो इसके बारे में बात करें तो साइट्स इंक्लूड गोरोनगोरो कंजर्वेशन एरिया, खौजी बेगा नेशनल पार्क, उड्जाला कोकोआ नेशनल पार्क, केंग कार्चन फॉरेस्ट कॉम्प्लेक्स, काजीरंगा नेशनल पार्क एंड चितवान नेशनल पार्क। तो ये जो 6 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, वहां पे जो रहने वाले लोग थे उनको निकाला जा रहा है, ऐसा अभी इस रिपोर्ट के अंदर देखने को मिला है। तो यहाँ पे कि इंडियंस पीपल की अगर बात करें तो दे आर डिस्टिंक्ट सोशल एंड कल्चरल ग्रुप्स दैट शेयर कलेक्टिव एंसेस्ट्रल टाइज टू द लैंड्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज वेयर दे लिव, दैट इज माओरी, इंसुट, ये सब उनकी अलग अलग प्रजाति है, बराबर ना। तो अगर मैं इंडियंस पीपल की बात करूँ तो यहाँ पे ये साइड के ऊपर जो रहने वाले लोग हैं, ज़्यादातर जंगल में रहने वाले लोग हैं, नेशनल पार्क वगैरह में रहने वाले लोग हैं, उनका ये पूरी दुनिया ही वो उनका होता है, बराबर ना। आप अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई नेशनल पार्क में गए और वहां के रहने वाला कोई व्यक्ति है, तो उस व्यक्ति से ज्यादा किसी और साइंटिस्ट को भी उस नेशनल पार्क के बारे में नहीं पता होगा फ्रेंड्स, बराबर ना। और ऐसे लोगों को यहाँ से निकाला जा रहा है, बराबर ना। राइट। तो इनकी दुनिया ही ये होती है, अगर उनको यहाँ से निकाला जाएगा तो वो तो कुछ नहीं जानते दुनिया के बारे में, तो कैसे वो सर्वाइव कर पाएंगे, ऐसा इस रिपोर्ट के अंदर दिखाया गया है, बराबर ना। ओके। अगर मैं इंडियंस पीपल के बारे में बात करूँ फ्रेंड्स, तो एक्सट्रीम पॉवर्टी सबसे बड़ा इश्यू है उनका, एक्सट्रीम पॉवर्टी। और 6% ग्लोबल पॉपुलेशन के 6% ये जो इंडियंस पीपल होते हैं वो एक्सट्रीम पॉवर्टी में जीते हैं, बराबर ना। और अगर हम एक्सट्रीम पुअर की बात करें तो 19% लोग ये होते हैं, बराबर ना। राइट। और लैंड इविक्शन और फोर्स रिप्लेसमेंट की वजह से उनको अपना घर छोड़ना पड़ता है, अपना एरिया छोड़ना पड़ता है। उसके अलावा उनको हेल्थ केयर की भी इतनी सुविधा नहीं मिलती, इसके लिए वो माल न्यूट्रिट होते हैं। उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बहुत कम होती है। और उनके ह्यूमन राइट्स के वायोलेशंस का भी बहुत किस्से सामने आए हैं। गवर्नमेंट उनकी सुनती नहीं है, बिकॉज बहुत ही डिस्प्लेस्ड, मतलब बहुत ही बैकवर्ड एरिया के ये लोग होते हैं, ताकि कोई भी सरकार उसको उनकी बातों को नहीं सुनती है, बराबर ना। राइट। तो उनकी ह्यूमन राइट्स का भी वायोलेशन होता है, तो ऐसे सब इश्यूज वो लोग फेस कर रहे हैं, और ऐसे लोगों को यहाँ पे निकाला जा रहा है, बराबर। कि यहाँ पे वर्ल्ड हेरिटेज डे 2024 के ऊपर एक रिपोर्ट आया, और इस रिपोर्ट के द्वारा यूनेस्को के ऊपर एलिगेशन लगाया गया, जो
वर्ल्ड हेरिटेज को कंजर्व करती है कि वो लोग इंडियंस पीपल को निकाल रहे हैं, बराबर ना। ओके, तो क्या क्या वो इश्यूज फेस कर रहे हैं, इंडियंस पीपल कौन होते हैं, उसके बारे में हमने बात की, बराबर ना। चलो, हमारी नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि श्रीनगर वाइव्स फॉर द ग्लोबल क्राफ्ट सिटी एज वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल इंटरनेशनल टीम टूर्स क्राफ्ट क्लस्टर्स, बराबर ना। क्या कह रहा है कि अभी जो हमारा जम्मू कश्मीर का श्रीनगर है उसको ग्लोबल क्राफ्ट सिटी का टैग दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है फ्रेंड्स? वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल इंटरनेशनल टीम के द्वारा, बराबर ना। तो इसके बारे में बात करें तो अगर मैं वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी की बात करूं तो द वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल इंटरनेशनल हैज पिक्ड श्रीनगर टू मैप इट्स क्राफ्ट क्लस्टर्स बिफोर इट्स फाइनल नॉमिनेशन एज अ वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी, बराबर ना। तो वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा श्रीनगर को नॉमिनेट किया गया फॉर द वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के टैग के लिए, बराबर ना। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है, श्रीनगर हमारा जम्मू कश्मीर का शहर है। और वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी की अगर बात करें तो 2014 के अंदर इसको लॉन्च किया गया बाय द वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा। It recognizes the role of the local authority, craftspeople and communities in cultural, economic and social development worldwide, बराबर ना। तो जहाँ की लोकल अथॉरिटी, क्राफ्ट पीपल, कम्युनिटी के द्वारा कल्चर, इकोनॉमी और सोशल डेवलपमेंट के अंदर बहुत ही अच्छा रोल प्ले किया गया है, उसको उस पर्टिकुलर एरिया को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का यहाँ पे टैग दिया जाता है। किसके द्वारा? वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा 2014 के अंदर इसको लॉन्च किया गया था फ्रेंड्स, बराबर ना। और अभी किसको टैग देने की बात चल रही है? श्रीनगर को ध्यान में रखना है। और इस संस्था के द्वारा कुछ डायनेमिक नेटवर्क लॉन्च किए गए हैं क्राफ्ट सिटी के अक्रॉस द ग्लोब, अलाइनिंग विद द प्रिंसिपल्स ऑफ द क्रिएटिव इकोनॉमी, ताकि एक दूसरे की प्रैक्टिस को यहाँ पे शेयर किया जा सके। और वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल इंटरनेशनल इज अ कुवैत बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, कुवैत के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। और इस किसके ऊपर काम कर रही है? प्रिजर्वेशन ऑफ द ट्रेडिशनल क्राफ्ट अक्रॉस द ग्लोब, इसके ऊपर काम कर रही है फ्रेंड्स, बराबर ना। तो जस्ट सिंपल न्यूज़ है, क्राफ्ट सिटी का टैग देने की बात चलिए श्रीनगर को, किसके द्वारा? वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा, बराबर ना। ओके, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि व्हाट इज इनडिलायबल इंक, इसके बारे में बात करें, बराबर ना। तो ये रिसेंट न्यूज़ में है बिकॉज अभी आपको पता ही है कि इलेक्शंस हैं और सभी के जो भी वोट करने के लिए जाता है उसके हाथ में ये इंक लगाई जाती है, बराबर ना। तो इसके बारे में बात करें तो इनडिलायबल इंक की अगर बात करें, एज अ लोकसभा इलेक्शंस आर राउंड द कॉर्नर, द क्लासिक सिंबल ऑफ द इंडियन पोल्स इज विजिबल एवरीवेयर, on left hand with the only its index finger extended, मार्क्ड बाय द पर्पल ब्लैक इनडिलाइबल इंक, बराबर ना। तो जो लेफ्ट हैंड के अंदर जो हमारी इंडेक्स फिंगर है, बराबर ना, उसके ऊपर पर्पल ब्लैक कलर का एक इनडिलाइबल इंक लगाया जाता है हमारे इलेक्शंस के समय में जो वोट करने के लिए जाता है उन व्यक्ति को, बराबर ना। तो अगर मैं इस इनडिलाइबल इंक की बात करूँ तो इस इनडिलाइबल इंक के अंदर मेन कंटेंट होता है सिल्वर नाइट्रेट, and it is a colorless compound which becomes visible when exposed to the ultraviolet light इंक्लूडिंग द सनलाइट, बराबर ना। ये जो सिल्वर नाइट्रेट है जिसका एक मेन कंपोनेंट है, ये इनडिलाइबल इंक का जो मेन कंपोनेंट है सिल्वर नाइट्रेट, एक कलरलेस कंपाउंड है, जैसे ही वो सनलाइट के एक्सपोजर में आता है वो दिखना शुरू होता है, बराबर ना। राइट, और द हायर सिल्वर लाइट्स कंसंट्रेशन द हायर द इंक्स क्वालिटी, जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा सिल्वर नाइट्रेट का उतना क्वालिटी इंक का बेहतर होगा, बराबर ना। ओके, तो for up to 72 hours after the application, it can be retained the resistant to the soap, liquid, होम क्लींसिंग, डिटर्जेंट्स etc, बराबर ना। तो जैसे ही आपने इसको लगाया उसके 72 आवर्स तक उसके ऊपर किसी की असर नहीं होती, साबुन, लिक्विड, कुछ किसी के भी असर नहीं होती, इसके लिए उसको लगाया जाता है, बराबर ना। ताकि अगर एक व्यक्ति ने अभी वोट दिया है तो बाद में फिर से वोट देने के लिए ना जाए, बराबर ना। राइट, तो ये 72 आवर्स तक इसके एप्लीकेशन के ऊपर कुछ भी असर नहीं करता फ्रेंड्स, बराबर ना। और दिस वाटर बेस्ड इंक ऑल्सो कंटेन्स अ सॉल्वेंट लाइक अल्कोहल टू अलाउ इट्स फास्टर ड्राइंग, तो इसके अंदर अल्कोहल भी मिलाया जाता है ताकि वो जल्दी से ड्राई हो जाए, बराबर ना। राइट, और ये जो इनडिलाइबल इंक है वो पहली बार किसके द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया था? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की रिक्वेस्ट से गवर्नमेंट की जो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल रिसर्च नाम की संस्था है उसके द्वारा बनाया गया था, बराबर ना। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ही रिक्वेस्ट किया गया था और उसके कहने पे सीएसआर के द्वारा ये इनडिलाइबल इंक को बनाया गया है, बराबर ना। और सीएसआर के अंडर में जो एक संस्था काम करती है मैसूर पेंट एंड वार्निश लिमिटेड, वो अभी इनडिलेबल इंक मैन्युफैक्चर करती है, बराबर ना। और 1962 से ये उसका ये बिजनेस है। और हमारी ये जो इंक है वो 25 कंट्रीज के अंदर एक्सपोर्ट की होती है, बराबर ना। कनाडा, घाना, नाइजीरिया जैसी कंट्रीज के अंदर हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो ये जो इनडिलेबल इंक है वो हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के अंडर में
बराबर ना, इस इंक को बनाते हैं और उसको मैन्युफैक्चर करते हैं, बराबर ना। ओके, उसका जो केमिकल कॉम्पोजिशन है, उसका फॉर्मूला क्या है, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, बराबर ना, ध्यान में रखना है। ओके, राइट। तो फ्रेंड्स, आज की तमाम न्यूज़ में आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।